जो अमेरिका कुछ दिन पहले पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन जब होश में आया तो अपने पुराने दोस्त भारत की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। अब अमेरिका को बचा सकता है वो है भारत, क्योंकि भारत अगर चीन की तरफ कदम बढ़ाता है तो अमेरिका का डूबना तय है। अमेरिका से अगर दोबारा दोस्ती करता है तो अमेरिका के साख को बचा सकता है। यानी क्या भारत और अमेरिका के बीच नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप और मोदी के बीच टैरिफ की जो दीवार खड़ी हो गई थी, वो दीवार अब दरकने वाली है। क्या मोदी ट्रंप से जो सुनना चाहते थे, ट्रंप ने वो बात कह दी है? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने के 29 दिन बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत मायने रखते हैं, जो बेहद खास है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक शानदार प्रधानमंत्री भी बताया है और फिर वही बात दोहराई कि पीएम मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दरअसल कल ट्रंप और भारत के बीच बर्फ पिघलनी शुरू हुई तब जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें मोदी, जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीर नजर आई थी। फिर उन्होंने पछतावे के अंदाज में कहा कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को गहरे स्याही चीन के हाथों खो दिया है। भगवान करे उनका एक लंबा समृद्ध भविष्य हो। फिर क्या था, पीएम मोदी ने भी ट्रंप को उसी अंदाज में जवाब देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, भारत और अमेरिका की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे सकारात्मक मूल्यांकन के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी रही है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्हें विदेश मामलों का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से साझेदारी को पीएम मोदी काफी महत्व देते हैं, क्योंकि ट्रंप के साथ हमेशा से पीएम मोदी के अच्छे समीकरण रहे हैं और हम अभी भी अमेरिका के साथ हैं। दरअसल जिस समय टैरिफ को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहा था, उस समय पीएम मोदी साफ शब्दों में कह रहे थे, कीमत तो चुकानी होगी लेकिन समझौता नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। वो ट्रंप जो पहले मोदी पर तंज कसते थे, अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी बहुत स्मार्ट लीडर हैं। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। याद कीजिए 2020 का वो दौर जब हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अचानक से ट्रंप के अड़ियल रवैये की वजह से ये सारे समीकरण बदलने लगे, क्योंकि ट्रंप ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भारत की नीतियां और मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत को घुमा फिरा कर चेतावनी देते थे, अब वो खुद पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जो कभी चीन को लेकर भारत पर तंज कसते थे, कभी H1B वीजा पर आंखें दिखाते थे, तो कभी कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन इस बार ट्रंप का बैकफुट पर आना यूं ही नहीं बल्कि उसकी कई अहम वजह भी है। आपको बताते हैं वो क्या रीजंस है जो ट्रंप का यह अंदाज देखने को मिल रहा है। ट्रंप पर एससीओ समिट का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। हमने यह देखा था कि कैसे वहां पर रशिया, भारत और चाइना एक ही मंच पर आकर खुला संदेश दे चुके थे और बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की मीडिया भी ट्रंप की हर रोज बखिया उखेड़ रही थी। उन्हें हर कदम की जमकर आलोचना की जा रही थी। निकी हेली जो रिपब्लिकन सांसद हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाती रही और ट्रंप की किरकिरी भी हुई थी। साथ ही अमेरिका को भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का डर सता रहा था। यह अमेरिका को पता है कि भारत कितना बड़ा वैश्विक बाजार है। ट्रंप टैरिफ के बाद ट्रंप सोच रहे थे कि भारत झुक जाएगा, लेकिन मोदी ट्रंप की सोच से काफी आगे निकले। उन्होंने गजब की कूटनीति का परिचय दिया है।
पीएम मोदी ने अब एक नया विकल्प खोज लिया है। चाहे जापान का दौरा हो या एससीओ समिट हो, भारत की अहमियत के साथ ही चीन और रशिया के साथ गठजोड़ है। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। कैसे जो कंजम्पशन है उसको हम अपने ही देश में और बढ़ा सकते हैं, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जा रही है। इतनी बड़ी वजहों से ट्रंप की ऐंठन कम हुई है और घुटनों पर आने को डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब अचानक पीएम मोदी की तारीफ, तो क्या भारत अमेरिका के बीच जो बर्फ पिघलने लगी थी, जो जमी हुई थी, क्या अब वो पिघल रही है? क्या ट्रंप की ऐंठन अब कम हो रही है, या फिर मोदी की रणनीतिक कूटनीति एक बार फिर से रंग ला रही है? क्या दुनिया के दो बड़े नेताओं की पुरानी केमिस्ट्री फिर से लौट रही है? क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में एक नई ऊर्जा आने वाली है? अचानक ट्रंप को मोदी से महानता क्यों दिखने लगी है? क्या मोदी की विदेश नीति ने एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपना असर दिखाया है? क्या यह तारीफ एक डिप्लोमैटिक सरेंडर है, या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक नई सुबह की शुरुआत है? या फिर ट्रंप को यह समझ आ गया है कि मोदी के साथ दोस्ती में ही उनका फायदा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कादम्बिनी शर्मा है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेजर जनरल रिटायर्ड की सिवाच है, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर मिनन द्विवेदी, संकाय अंतर्राष्ट्रीय संबंध IIPA, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अतुल त्यागी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और अमेरिका और इंडिया को लेकर चर्चा करेंगे, और चर्चा इस बात पर भी होगी, चर्चा इस बात पर होनी भी चाहिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब डिफरेंट हो रहा है। मेजर जनरल AK सिवाच जी, किस तरह से देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट को इम्बाइब करना, उस स्टेटमेंट को दोबारा से पोस्ट करना पीएम मोदी की तरफ से? क्या ये कहा जाए कि जो इतने लंबे समय से खींचातानी दिख रही थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, अब वो एक नए डायरेक्शन लेती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखो कंचन, सच्चाई यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी लगने लगा है कि असलियत क्या है। देखो, उन्होंने सोचा था कि जिस प्रकार से आप देखें, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे, यूरोपियन यूनियन पे, इंडोनेशिया पे एक प्रेशर पुटअप किया उन्होंने, 50% के लिए टैरिफ का प्रेशर लगाया, और उसके बाद वो डील साइन कर ली जो कि अमेरिका के फायदे में था। वो सोचा तो उन्होंने कि भारत के साथ भी वही अपनाया जाएगा, वैसा ही कोई ट्रीटमेंट करेंगे और भारत झुक जाएगा, और फिर एक प्रकार जो भी डील होगी साइन वो अमेरिका के पक्ष में होगी। मगर भारत बिल्कुल नहीं झुका। भारत ने अपना जो पक्ष है वो साफ सुथरे शब्दों में कह दिया। 3 चीजें रेड लाइन डाली कि हम जो है रूस से ऑयल ले रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे, और हम अपना जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट का सेक्टर नहीं खोलेंगे। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नई, चाहे उसके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या जो एडवाइजर हैं पीटर नॉवरे, वो उनको गलत एडवाइस देते रहे, और हुआ क्या कि धीरे धीरे अमेरिका ने भारत को खोना स्टार्ट कर दिया, और भारत एक प्रकार चीन और रूस की तरफ जाए। जो SCO मीटिंग थी जहां पर वो देखा गया जो त्रिकोण है भारत, रूस और चीन का, मुझे लगता है उससे भी घबराहट हुई है अमेरिका को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को जो इंटरनल क्रिटिसिज्म का सहन करनी पड़ी, डेमोक्रेट्स नहीं, काफी रिपब्लिकन, निक्की हेली ने कहा एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मित्र जो कि आपका नेचुरल अलाई है, 30 साल से आपके और भारत के रिलेशन जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, आप क्वाड में मेंबर थे इकट्ठे, क्योंकि अमेरिका को पता है उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी चीन है, और वो इंडो पैसिफिक के अंदर दादागिरी करके एक्सपेनिज्म कर रहा है, और अगर फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहिए तो क्वाड का बड़ा महत्व है, और भारत उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो भारत को वो धीरे धीरे खो रहा था, और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आया कि भारत प्रेशर में नहीं आने वाला। जो हमने 50% टैरिफ लगाया था उसके हमने काउंटर करने के लिए 4 चीजें की। देखो, सच्चाई है कि हमारा $90 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है अमेरिका के पास, जिसमें $35 बिलियन आपका फार्मास्यूटिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है, जिसपे कोई टैरिफ नहीं लगा। तो $55 बिलियन के करीब जो 60-55 डील है, उस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था टेक्सटाइल
और उसके बाद जैम ज्वेलरी, ये सारे के सारे आप देखें लेबर एक्सटेंसिव है। इनको भारत अगर नहीं बेच पाएगा अमेरिका में, तो यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती, प्रॉब्लम आती। तो भारत ने 4 एक्शन लिए। एक तो जीएसटी कम किया, उसके कारण इंटरनल कंजम्पशन होगी, इंटरनल डिमांड बढ़ेगी। दूसरे, इनके लिए न्यू मार्केट ढूंढी गई कि यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे वो सर्वाइव करें। तो अमेरिका को लगने लगा कि भाई वो तो ये जो सिराज जी, प्रेशर टैक्टिस था, ये इंडिया तो के बाउंस बैक करे। विकल्प तो मुझे लगता है इंडिया ने पहले ही माप लिए थे। कादम्बिनी शर्मा जी, एससीओ समिट की जो तस्वीर सामने आई थी, जहां हम पीएम मोदी को देख रहे थे, पुतिन को देख रहे थे, जिनपिंग को देख रहे थे, उसका मैसेज सिर्फ चाइना, इंडिया या रशिया तक ही सीमित नहीं था। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका में बैठे, ओवल हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है। भले ही वो रोज गार्डन में टेक्नोक्रेट्स के साथ कितनी भी बड़ी से बड़ी मुलाकात क्यों न कर ले, लेकिन अमेरिका एक बात समझ चुका है कि इंडिया को जो लॉस है, लेकिन इंडिया अपने विकल्प तलाश चुका है। लेकिन अमेरिका के रिटेल सेक्टर को जो लॉस होगा, अमेरिका के लोगों को, कंज्यूमर्स को जो लॉस होगा, मुझे लग रहा है अमेरिका अब जाकर इस चीज को भाप रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, पीएम मोदी का इसको इंडोर्स करना पब्लिकली, क्या टैरिफ में इसके इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? यानी कि हम तारीफ तो तब करेंगे ना जब इसका व्यापार में कोई अच्छा सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। जी देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर बहुत साफ होनी चाहिए। वो ये कि एससीओ की जो तस्वीर थी, वो भारत का सीधा सीधा ये मैसेजिंग था कि मल्टीपोलर एक वर्ल्ड, जो बहुध्रुवीय वर्ल्ड है, उसमें भारत बिलीव करता है। और ये आज से नहीं, हमेशा से भारत ये कह रहा है। और भारत ने पहले भी कई स्तर पर ये साफ कहा है, विदेश मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि जहां से बेहतर रेट पर तेल मिलेगा वो खरीदेगा, क्योंकि भारत को एनर्जी की जरूरत है। दूसरी तरफ रहे ट्रंप, एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमने रूस और भारत को खो दिया है और चीन के साजिश में वो शामिल हो गए हैं, आप सबको मुबारक हो। एक तरह से उन्होंने तंज कसा था। इस पर जब मैंने विदेश मंत्रालय में सवाल पूछा तो कहा गया कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उसी वक्त कुछ ही देर पहले ये आया था, ये पोस्ट जो है उनके ट्रूथ सोशल पर आया था। लेकिन अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब वो रिपोर्टर्स से बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत कुछ चीजें जो है वो ओकेजनली कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन वो काफी अच्छे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं, उनको लेकर खुद अमेरिकन मीडिया में, या फिर आप अगर देखें तो वहां के जो जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे और परसों क्या कहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इसको एक ब्रॉड तौर पर हम देखें कि इसका क्या मतलब है, वो ये एक संदेश साफ हो गया है कि भारत जो है वो एक बहुध्रुवीय दुनिया में यकीन रखता है और उसके साथ चलेगा। दूसरी चीज जो साफ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब से, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली जवाब दिया। जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इसका ये मतलब है कि भारत ये साफ संदेश दे रहा है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं बदला है, हम अभी भी अमेरिका को अपना करीबी सहयोगी मानते हैं, और ये बहुत साफ कर दिया गया। इनफैक्ट अगर आप देखें कि हर स्तर पर ये भारत बार बार कहता रहा है कि अमेरिका के साथ बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल रिश्ता है, वो एक डायमेंशन में बांधा नहीं जा सकता है, चाहे वो व्यापार हो या कुछ और। तो ये भारत ने साफ कर दिया है कि हम आपके साथ सहयोग को तैयार है, हम आपको उतना ही करीब मानते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब गेंद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या वो इसको अब आगे बढ़ाएंगे? लेकिन उनके बयान में जब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कुछ कुछ मुश्किलें होती हैं, अभी जो भारत कर रहा है वो ठीक नहीं है, इसका ये मतलब है कि व्यापार पर अभी भी बातचीत अटकी हुई है, वीजा ब्लॉकेज पे अभी भी बात अटकी हुई है, व्यापार में वो जो रेड लाइंस भारत ने खींची है, डेयरी या जो कृषि पर है, वो अभी भी वैसे ही बरकरार है, स्टूडेंट्स को लेकर वैसे ही बरकरार है। तो जो समस्याएं हैं फिलहाल जस की तस है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें रीड नहीं करना चाहिए। अगर ये लगातार एक रहता है पूरा उनका रवैया और ये ट्रांसलेट होता है उनके एक्शंस में, तब कहना होगा कि हाँ ठीक है, भारत के लिए रवैया बदला है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने या फिर उनके जो अधिकारियों ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे यहाँ पर काफी नुकसान जरूर हुआ है। और जो एक गुडविल था, हम देखते थे कि कैसे कादम्बिनी जी, लेकिन एक हलचल हो रही है। मुझे लग रहा है इस हलचल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अतुल त्यागी जी, कैन वी ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप? मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उनके ही स्टेटमेंट्स में कई बार अप
और डाउन हमें देखने को मिला है। ये बात तो एक बहुत अच्छे तौर पर हमें समझनी होगी कि अगर इंडिया अपने विकल्प तलाश रहा है, जो मुझे लगता है जब भी ये टैरिफ की टॉक्स हो रही थी तब से ही इंडिया ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी इंडिया कर रहा है। इन सब के बीच में ब्राजील के साथ जो रिश्ता हमारा है, रशिया के साथ जो हमारा रिश्ता है, चाइना के साथ जो अब हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं विद टाइम, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के सामने इंडिया, चाइना, इवन रशिया फॉर दैट मैटर पूरी तरह से तैयार है? सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने अगर किसी देशों पर टैरिफ लगाया तो वो ब्राजील और इंडिया है। क्या ब्राजील और इंडिया आने वाले वक्त में इसका विकल्प तलाश रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आए दिन कुछ अप कुछ डाउन हो रहे हैं, उन पर हम इस वक्त में ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट टैरिफ में कोई बदलाव लेकर आएगा? ओके, कंचन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी, कंचन जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। आपका सवाल काफी विस्तृत है और इसमें कुछ गहराइयां छुपी हुई हैं। मुझे कुछ थोड़ा सा समय मिले तो मैं इसके ऊपर चर्चा पूरी करना चाहूंगा जो मेरे इस समय दिमाग में है। आज के दिन ट्रंप साहब का स्टेटमेंट मोदी साहब की प्रेज में आया। मोदी इज अ ग्रेट पीएम, मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। और उससे एक कहीं ये झलकता है कि जो ट्रंप साहब ने जो डिप्लोमेटिक एम्ब्रेसमेंट पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से कम अप्रैल से जो शुरू किया हुआ है, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। वह कहीं ना कहीं पर यह भूल गए कि पारस्परिक संबंध नेताओं के बीच में विश्व स्तर पर मैटर वहीं तक करते हैं जहां तक कि बोनोमी की बात होती है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, उठना, हाथ मिलाना, झप्पी डालना या डिनर करना। लेकिन मोदी जैसे एक प्रधानमंत्री से, एक विश्व स्तर लीडर से यह एक्सपेक्टेशन करना कि वह आपकी बातों से एक विश्व स्तर पर हिंदुस्तान के संतुलन करने वाले अपने एक रोल को कंप्रोमाइज करेंगे, यह शायद एक निहायत ही अनवांटेड, आई विल से असंतुलित एक उनका स्टैंड था। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन संवेदनशील स्थिति में संतुलन बनाना, अति निर्भरता, यह तो मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का जो प्रिंसिपल दिया था उसकी तैयारी उन्होंने 8 से 10 साल पहले शुरू कर दी थी। शायद उन्हें इस बात का आभास था कि यह यूनिलेटरल और एक यूनिपोलर प्रभाव वाले जो देश हैं, और जैसे चाइना जैसे हमारा नेबर है, जिस तरह का उनका स्तर है उसमें हिंदुस्तान जो कि 5वें, कभी 3रे नंबर की या 4थे या 5वें नंबर तक की इकोनॉमी के स्तर को छूने की कोशिश में है। मगर जो फर्क है पहले और दूसरे स्तर पर यूएस चाइना का, हमारे भारत देश के साथ में जीडीपी के तौर पर, हमारी टोटल इकोनॉमी के तौर पर वह बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं पर अभी भी यूएस ने हमको एक पार्टनर नहीं समझा था, कहीं ना कहीं पर उसने हमको एक सैटेलाइट कंट्री समझकर हमारे साथ व्यवहार किया, जिसका रीजन ये था कि उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने सोचा कि शायद मोदी जी इस बात को मान लेंगे। लेकिन जो स्टैंड चेंज हुआ है उसकी कई वजह हो सकती हैं, और उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे देश ने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसमें कि खिड़की या दरवाजे कूटनीति के बंद हुए हों। मोदी जी ने एक भी टिप्पणी या हमारे विदेश मंत्री ने एक भी टिप्पणी नहीं की जिससे कि कहीं पर संबंधों में तल्खी आए, जबकि ट्रंप साहब ने एक के बाद एक स्टेटमेंट बदलकर आज अपने को एक असहज स्थिति में डाल दिया। और जैसा मैंने पिछली बार भी आपके शो में कहा था कि आप देखते रहिए, अंदरूनी प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि वहां के जो व्यापारी हैं, वहां के जो कूटनीतिज्ञ हैं और जो अपोजिट पार्टीज हैं, वे ट्रंप साहब के ऊपर दबाव डालेंगी कि आपने 25 साल का क्रिएट किया हुआ एक फ्रेंड, 25 साल का क्रिएट किया हुआ एक फ्रेंड चाइना को बैलेंस करने के लिए जो बनाया था, उसको आपने खो दिया अपने ऐसे अनर्गल बयानों के साथ में। ये टैरिफ जो है, ये कोई ट्रंप साहब ने एक नई चीज शुरू नहीं की थी। अमेरिका की हिस्ट्री बताती है कि 1930 से लेकर आज तक टैरिफ को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज भी ट्रंप साहब ने कहा, आपने गौर किया होगा कि क्योंकि मैंने 50% टैरिफ लगाया, इसलिए
भारत ने नो टैरिफ की गुजारिश की है, और ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स काम कर रहे हैं पीछे, पर्दे के पीछे जो बराबर काम कर रहे हैं, और नवंबर तक जाकर भारत और अमेरिका का टैरिफ पॉलिसी और व्यापार समीकरण बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ जाएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक भी रात की नींद नहीं ली है। पिछले समय से वह आइसोलेट हो चुके हैं अपने देश में भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह कहते हैं कि डार्केस्ट चीन के साथ में हिंदुस्तान और रूस को मैंने खो दिया। मुझे हैरानी तो सर इस बात पर हो रही है डॉक्टर मेनन द्विवेदी जी कि जिस कंट्री को वो डेड इकोनॉमी बोलते थे, आज उसके साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन सुधारने के लिए कितने तरह तरह के बयान वो अब तक दे आए हैं। हालांकि मैं आपसे इंडिया का बिजनेस समझना चाहूंगी डॉक्टर मेनन। मुझे ये बताइएगा, जो इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को था, अब जो गैप आएगा आने वाले समय में या आने वाले क्वार्टर में, जो गैप का डिफरेंस पता चलेगा, उससे क्या समझ में आता है इंडिया के पास? या मैं अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूं, चलिए फार्मेसी पर तो नहीं लगाया गया, जेनरिक मेडिसिन पर ये नहीं लगाया गया, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं या जेम्स एंड स्टोन की बात करूं, टेक्सटाइल के साथ बांग्लादेश के हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी हॉल्ट हो गया, पार्शियल हॉल्ट में उससे कहूंगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का जरिया था वो बदल गया है। इस वक्त अगर अमेरिका के साथ टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में जो हमें एक तरह से नुकसान ही कहेंगे, जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसकी भरपाई का क्या रास्ता है? आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास वो कौन सी मार्केट्स आज की डेट में अवेलेबल है जहां अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका पर डिपेंडेंसी तो इंडिया की थी नहीं, लेकिन आंकड़े डिफरेंस तो आएंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहिए? कौन सी मार्केट्स को, किन मार्केट्स को, खासतौर पर टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पहले हम लोग इकोनॉमिक से दूर चलें, और अगर हम मोरालिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पे बात करें, तो कुछ चीजें बड़े हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए, जिनकी बात भारत के मीडिया में कई जगह और भारत के एकेडमिया और डिस्कसेंट्स नहीं करते, जिनको काफी कॉमन, राइट, और जिनको बड़ा साधारण माना जाता है। वो ये कि भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी है, ये 2 साल का 5 साल का बच्चा भी जानता है। इसके अलावा संविधानवाद की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति भारतीय भी लॉयल हैं, अमेरिकन भी लॉयल हैं, नेशनलिस्टिक और पेट्रियोटिक फीलिंग भी बहुत है। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने का जो मादा है भारतीय जनमानस में, वैसा ही मादा फॉलो किया जाता है अमेरिका में। क्राइम बड़ा सख्ती से डील किया जाता है। तो इस चक्कर में ये है बात पूरी कि ट्रंप के जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स आए, उससे ये साझा दोस्ती और कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कामरादरी ये काफी हद तक कम हुई, और खटास आई, जैसा कि आपका बिलबोर्ड आपके टीवी स्क्रीन पे शो करता है। और जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, तो हम देखें कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें हम ये देखें कि अमेरिका में जो जीडीपी है वो कुछ 27-28 बिलियन डॉलर्स है। उसके अलावा वहां पे जो टैक्स का बर्डन है और जिस तरीके से टैक्सेशन को लेकर कवायद होती है, तो उसके चलते अमेरिका की जो इकोनॉमी की जो हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और इसमें हम ये देखेंगे कि भारत और अमेरिका ने बल्कि ये एम बना रखा था अपनी विदेश नीति और कूटनीति का कि हम लोग आगे चल के 2027 तक $500 बिलियन के आंकड़े को टच करेंगे। तो ट्रंप ने जो टैरिफ गिरी की, उसके चलते ये आंकड़ा भी मुश्किल से अटेन होता हुआ नहीं दिख रहा था हम लोगों को, एकेडमिक्स को या फिर मीडिया कमेंटेटर्स को। और जहां तक ऑल्टरनेट बाजारों की बात है, मार्केट्स की बात है, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए बड़ा ल्यूक्रेटिव मार्केट है। और जो हमारे जो BSNL और हमारे मतलब गैस और नेचुरल ऑयल के जो एजेंसीज हैं, वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कोशिश कर ही रही हैं। पर इन मार्केट्स के बारे में ये है कि आपको 2 साल में, 6 महीने में आप इन मार्केट्स को डेवलप नहीं कर सकते। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और एक डेकेड भी आपको लग सकता है, दशक भी आपको लग सकता है।
लेकिन मुझे लगता है पर कहीं ना कहीं अगर हम डॉक्टर भारत- मेनन, इंडिया की वो तैयारी होगी जिस तरह से, क्योंकि अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर धीरज, अमेरिका में क्या हलचल है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स को कैसे देखा जा रहा है? वहां के लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या लोग परेशान नहीं हो रहे हैं? क्या वहां का रिटेल सेक्टर नहीं परेशान हो रहा है, जो इंडिया से सामान मंगवाता था, जिसको कम दाम में इंडिया से सामान मिल रहा था, अब वो दाम उसको मिलेंगे नहीं क्योंकि टैरिफ इतने ज्यादा हो गए हैं। जो एक बेस तैयार था अमेरिका में, वेंडर्स को कितना नुकसान हुआ है, अमेरिका के लोगों को क्या परेशानी आ रही है, अमेरिका कितना बाइफोकेटेड नजर आ रहा है ट्रंप के इस टैरिफ से? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने आपके सभी पैनलिस्ट को सुना और कुछ बातें एक्चुअली आई मे हैव टू एडिट। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की इकोनॉमी जीडीपी इज नॉट इन बिलियन, इट $29.7 ट्रिलियन विद द टी। तो आई डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन आपने जो इनसे पहले सवाल पूछा, दैट वाज $1 मिलियन क्वेश्चन कि इंडिया अब आगे क्या कर सकता है। बिफोर आई आंसर दैट, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट। जो आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, मैं उस पर आता हूँ सीधे कि आई वर्क फॉर द वॉल स्ट्रीट, सो आई वर्क विद नंबर्स, सो एवरी सिंगल डे दिस इज व्हाट आई डू। अभी जो करंट हमारे जॉब के नंबर्स आए हैं वो 22,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं इंस्टेड ऑफ 77,000। तो यहाँ पे जो जॉब मार्केट है उसके ऊपर एक बड़ा इफेक्ट आया है, जो बहुत सेंसिटिव एरिया है। देखिए हमारी मार्केट्स 2 दिनों से करेक्शन में इसीलिए हैं, 2 रीजंस हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की जॉब्स जा रही है, और दूसरा टैरिफ रिलेटेड जॉब्स भी जा रही हैं। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको देता हूं। हमारी इन्फ्लेशन रेट 2.9 है, और जितने भी टैरिफ ग्लोबली अमेरिका ने लगाए हैं उसकी वजह से हम एंटिसिपेट करते हैं 0.2 to 0.4% हमारा इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, तो मैक्सिमम 3.5। तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ रही है, ग्राउंड के ऊपर महंगाई बढ़ रही है, ये बात क्लियर है। देखिए टैरिफ, मैं आपके शो पे कई कुछ हफ्तों से, महीनों से हम इस पे बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे, और मैं आंकड़ों के साथ नंबर, बिकॉज नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ, देयर इज नो लॉयल्टी ऑफ नंबर्स। नंबर्स ये दिखाते हैं कि जब आप किसी कंट्री पे टैरिफ लगाते हैं, सबसे पहले आप अपनी ही जनता का नुकसान करते हैं। तो टैरिफ लगाकर जो जॉब्स हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अमेरिका में आए, उसके 2 देखिए समझना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट्स हैं। मागा, आपको ये सारा समझने के लिए इनकी कैंपेन में जाना पड़ेगा, और कैंपेन के अंदर कुछ बड़े इश्यूज थे। एक था वॉर का सिसेशन, जो आप देख रहे हैं जहां पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा जॉब क्रिएशन। अनफॉर्चुनेटली जो मिड अमेरिका में लोग हैं, दे आर नॉट रेडी टू वर्क फॉर एआई, दे आर रेडी टू वर्क इन फार्म्स, दे आर रेडी टू मैन्युफैक्चर टायर्स। लेकिन आप कैसे किसी को, आई एम सॉरी, कोई कमेंट कर, कैसे किसी को $12 या $14 पे मैन्युफैक्चरिंग में रखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको इमिग्रेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी, मैक्सिको, साउथ अमेरिका से लोगों को लाना पड़ेगा। उस पर कोई काम नहीं हुआ। नंबर 2, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रोबोटिक्स। चाइना इज नंबर 1, अमेरिका इज नाउ नंबर 2 इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स, और क्या आप एआई के साथ अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री जो 100 लोगों को एम्प्लॉय करती थी वो 10 लोगों से काम करवा सकेगी? 10 तो नहीं, 25 से करवा सकेगी। तो एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लॉजिस्टिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली अब उनका फ्रस्ट्रेशन दूसरे नंबर पे आ गया, जो फार्मर्स हैं अमेरिका के मिड साउथ के अंदर, मिड के अंदर, कि कैसे हम एग्री प्रोडक्ट्स, क्योंकि कनाडा ने हमारे एग्री प्रोडक्ट्स रिफ्यूज कर दिए, ईयू ने रिफ्यूज कर दिए, अब हमें एक बाजार चाहिए उनको पहुंचाने के लिए। तो नंबर 2 पे आया इंडिया। इंडिया के अंदर क्या हम अपने एग्री प्रोडक्ट्स, क्या हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज इंडिया की 60% आबादी जो गांव में रहती है वो एग्री, डेयरी और फिशरीज पे डिपेंडेंट है। और यहाँ का एक मीन एवरेज फार्मर का अगर आप लैंडस्केप देखेंगे कितना एकड़ है, आपके जमीन के नीचे से कारपेट खिंच जाएगा। हमारी आबादी 33 करोड़ है, हमारा क्षेत्रीय फल बहुत ज्यादा है भारत से, तो और गवर्नमेंट की सब्सिडीज अनबिलीवेबल है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स हैं, अगर मैं इस पे लेक्चर दे सकता हूं। द पॉइंट इज दिस इज नॉट अ फेयर कंपटीशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भाई साहब अपना शेकिंग, प्लीज स्टॉप द शेकिंग। इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स एंड हैज टू। डॉक्टर मेनन, मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज आप अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे डॉक्टर It's very unprofessional. यस यस, Listen, it's very unprofessional what you're doing. So just pause. मेनन जी प्लीज, हाँ Yeah, यस डॉक्टर like, धीरज। okay, डॉक्टर धीरज, calm आप down, मुझे calm down, you'll get एक your बात time. समझाइए। अगर अमेरिका खुद इतनी प्रॉब्लम्स झेल रहा है, जैसे कि आप नंबर्स कोट कर रहे हैं, आप एआई का जिक्र कर रहे हैं, आप फार्म्स का जिक्र कर रहे हैं, जैसे ये टैरिफ एग्जीक्यूशन में आया था, पीएम मोदी ने एक बार नहीं कई बार इस स्टेटमेंट को बोला है कि हम अपनी देश की एग्रो इकोनॉमी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो जब अमेरिका को ये बात पता है, अमेरिका के लोगों को ये बात पता है, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स या डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों
नहीं समझ पा रहे हैं? जो बाइडेन के दौरान हमें इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आया था, जो अब हमें सेकेंड टेन्योर में अमेरिका के नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले इसको जानने के लिए समझना पड़ेगा कि ट्रंप इज वन ऑफ द बेस्ट निगोशिएटर्स, और निगोशिएशंस के लिए आपको प्रोब करना पड़ता है। आप आगे एडवांस करते हैं, पीछे वो रिट्रीव कर, दिस इज अ बैक एंड फोर्थ सिचुएशन। ये बात बिल्कुल सही बोली गई है कि ट्रंप को प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो खुद ही अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। निगोशिएशन की एक टेक्निक होती है, आप एक को लेवरेज देंगे, वापस पुल करेंगे। और मैं आपके ही चैनल पे पिछले कई महीनों से बोल रहा हूं, ये जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लग रहे हैं, मैंने आपके परसों ही बताया, लिखित में ले लीजिए, ये अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर रिवर्ट हो जाएंगे। उसकी 2 वजहें हैं। नंबर 1, अमेरिका जिस रेस के अंदर हम मतलब मैं एआई के अंदर काम करता हूं, हमारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के पास एआई का लेवरेज आ गया, जो ट्रंप ने खुद बोला है रिसेंटली, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जहां पे भारत का सपोर्ट होगा, वो एआई रेस को विन करेगा। सी, चाइना इंडिया रिलेशनशिप शुड गेट बेटर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये एक्चुअली आपदा में अवसर है। 2 रीजन हैं, आपको समझना पड़ेगा। जो मैं आपके उसी क्वेश्चन पे आता हूं जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्ली क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। इंडिया के पास देखिए 2 वेकअप कॉल है। पहले अपनी सप्लाई चेन को आप क्रिएट करिए। आज भी भारत के अंदर यूएसबी से लेकर छोटे छोटे पोर्ट चाइना से इंपोर्ट होकर असेंबल होते हैं फोन्स, ये फैक्ट है। क्या वो भारत में निर्मात नहीं हो सकते? हम रोवर मार्स पे भेज सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए एक विल चाहिए। जो गवर्नमेंट अब जीएसटी को सिंप्लीफाई कर रही है, माइक्रो कैप इंडस्ट्रीज और मिनी लघु उद्योग पे अच्छे आराम से उनको प्रमोट कैसे करें। नंबर 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे अब काम होना जरूरी है। और नंबर 3, मार्केट्स को ढूंढना। देखिए अगर आप नंबर्स, जस्ट स्टे ऑन फोकस्ड ऑन नंबर, अगर आप नंबर पे देखेंगे तो आज भी भारत के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उसमें अमेरिका को छोड़कर सबके साथ ट्रेड डेफिसिट है। 50 सम बिलियन का रशिया के साथ है। पुतिन ने बोला हम आपका सामान खरीदेंगे। तो ये वेकअप कॉल है। क्या आप यूएई, क्या आप चाइना के साथ तो 100 एंड सम बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट भारत का है। क्या आप अमेरिका इज 40। धीरज, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। 30 सेकंड, गिव मी 30 सेकंड। क्या आप अपनी ट्रेड डेलीगेशन हर उस कंट्री में भेज सकते हैं जहां ट्रेड डेफिसिट है? आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या चीजें हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? भारत का तकरीबन 46 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री अमेरिका के साथ है, वो इफेक्टेड है। एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं आपको, जिसके ऊपर ये 50% का टैरिफ पड़ेगा। और जैसे ही आप 17 to 20% का किसी के ऊपर टैरिफ लगा दें, वो ट्रेड खत्म हो जाता है। इट्स इम्पॉसिबल, देयर इज नो मोर लेवरेज लेफ्ट। क्या आप अपनी ट्रेड डेलीगेशन इन 9 कंट्रीज में भेज सकते हैं? एब्सोल्युटली, दिस इज द वेकअप कॉल। इस पे काम करना पड़ेगा। और अपनी सप्लाई चेन, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये आपको बताएंगे रेयर अर्थ कितने इंपॉर्टेंट है। आज भी भारत का 96% चाइना से रिफाइन होकर आता है। क्या हमारे पास रेयर अर्थ नहीं है? क्या उसकी इंडस्ट्री में पैसा लगाया सकता है प्राइवेट सेक्टर से? एक ही सवाल जी, एक बात समझाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर धीरज यहाँ पर कर रहे थे, और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका के साथ तो है ही है, चाइना के भी साथ है, रशिया के साथ। रशिया भले ही ऐसे स्टेटमेंट हमें क्यों ना देता हो कि हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे अमेरिका ने इंडिया के साथ किया है, लेकिन वहां पर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हम ट्रेड डेफिसिट के लिए क्या कर रहे हैं? एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम जीएसटी जो रिसेंटली जीएसटी का दिवाली गिफ्ट इस देश को मिला है, हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। जब सरकार देश हित में काम करती है, देश की जनता के लिए काम करती है, तो हमें उस बात की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एक ही सवाल जी, हम उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग पर एम्फेसिस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चाइना और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या हमारा एमएसएमई सेक्टर, जिसके लिए पॉलिसीज तो कई सारी बना दी जाती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो गैप नजर आता है जो हम देखते हैं? कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक ही सवाल जी, जो ये कहते हैं कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग, चाइना से सामान लेना हमें ज्यादा सस्ता पड़ता है दैन टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इस डिफरेंस को हम कब छोड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो कंचन आपने बहुत अच्छा बोला, और धीरज कुल साहब ने जो बताई बातें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। देखो सच्चाई है कि जो आप कहते जो ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। हमारा 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और हम 92 बिलियन डॉलर करीब जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो करीब 42 के करीब है। तो 45 बिलियन डॉलर का जो एक ट्रेड सरप्लस भारत की तरफ है, और इसको कम करने के लिए अमेरिका कह रहा है
कि आप दो चीजें करें, एक तो एनर्जी खरीदें अमेरिका से और दूसरा हथियार खरीदें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोल्यूशन इसी में निकलेगा, क्योंकि भारत की दो रेड लाइन है कि भारत जो है वो एक प्रकार ऑयल जो मिल रहा है डिस्काउंटेड रेट में रूस से, उसको बंद नहीं करेगा, और दूसरा जो नहीं करेगा अपना जो एग्रीकल्चर और डेयरी की मैं इंडस्ट्री आऊंगी उसको डॉक्टर नहीं धीरज। खोलेगा। मगर करेगा क्या? आपने जो बहुत अच्छी बात बताई, इस अमेरिका के अलावा चाहे चीन है चाहे रूस है, इनके साथ सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। और जो चीन है उससे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है और वो बढ़ता ही जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? सामान तो हम बना रहे हैं पर रॉ मटेरियल हम चीन से लेते हैं, हमारी जो सप्लाई चेन चीन के साथ है। तो ये जब तक हम इंप्रूव नहीं करेंगे भारत के अंदर, अपनी सप्लाई चेन को रोबस्ट नहीं करेंगे, यहां पर हम अपनी छोटी छोटी चीजें नहीं बनाएं। आप कहते हैं कि ये हमने बना लिया, जो अभी जिस प्रकार से एप्पल है, मगर उसके पार्ट जो हैं यस अभी भी शिवराज चीन जी, से बन के आ रहे मैं हैं। आऊंगी आपके पास। मुझे एक सवाल त्यागी जी से भी लेना मैं है। और एक ही कंचन एक जी बस जी जी जस्ट सर, 1 सेकंड मोर। जी यस सर। इसी प्रकार से रूस से भी हम करीब करीब $68 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें हम $63 बिलियन इंपोर्ट करते हैं और $5 बिलियन ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये सच्चाई, आने वाले टाइम में हमें ट्रेड डेफिसिट जितने भी देशों से है, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम भी वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को आपको अपनी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी जो लेबर है वो लेबर एक पर रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। कादम्बिनी या जी, आई विल कम टू यू सर। कादम्बिनी जी, आपको क्या लगता है, जैसे हम रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, कौन से रॉ या रेयर अर्थ मटेरियल की हर तरफ बात की जा रही है? आप सोचिए पाकिस्तान में भी रेयर अर्थ मटेरियल की बात की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने इसी वजह से पाकिस्तान पर टैरिफ कम लगाए हैं। इन सब के बीच में चाहे रॉ मटेरियल हो, जब भी हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि रॉ मटेरियल हम कहीं और से ले रहे होते हैं। ऐसा क्या ब्रिज है कि इंडिया में क्या रॉ मटेरियल्स की कमी है कादम्बिनी जी? क्या हमारे पास वो इंफ्रा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का? क्योंकि सरकार सब्सिडी तो बहुत देती है जो लोग मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो। इंडिया गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पॉलिसीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पर क्यों नहीं हो पा रही है कादम्बिनी जी? देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे रेयर मिनरल्स जो हैं उनको लेकर बहुत सारे जो देश हैं वो चीन या अमेरिका पर निर्भर हैं। भारत में कई बार वो नहीं मिलते हैं जिनकी जरूरत, चाहे सेलफोन हो या फिर बैटरीज हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, सब में काम आता है, या फिर आपके परमाणु संयंत्र हो उनमें काम आता है। तो इसके लिए एक न सिर्फ सप्लाई चेन चाहिए बल्कि आपको उसके डिपॉजिट्स भी चाहिए, जो कि फिलहाल भारत में नहीं पाए गए हैं, या अगर हैं भी तो बहुत कम अमाउंट में है। आपने देखा होगा किस तरह से एक डील किया है यूक्रेन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी भी वजह यही है। चीन के साथ भी वो इसीलिए अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो उनको अब चुनना पड़ रहा है कि वो किसे चुनेंगे। तो उन्होंने जो एक पोस्ट डाला था ट्रूथ सोशल पर, उसमें चीन को कहीं ना कहीं वो विलेन ठहरा रहे हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि चीन अपने आप को ठीक अमेरिका के सामने पोजीशन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका जो है आज की तारीख में वो ना स्थिर है ना रिलायबल है, और शी जिनपिंग अपने आप को, चीन को एक रिलायबल, डिपेंडेबल और स्थिर एक ताकत की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक चुनौती जो है वो अमेरिका को मिल रहा है। तो अब इस आज की तारीख में न सिर्फ उनको एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखना है, भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है, और भारत की सप्लाई चेन्स की आपने बात की है, वो बनाने में वक्त लगता है। शिनजियांग में मैंने देखा है कि एक चीज जहां से खनन हो रहा है वहां से उसको एक्सपोर्ट होने तक वो एक लाइन में, एक रीजन में सब कुछ बन जाता है, और कितनी जल्दी वहां से बनकर निकलता है। उस तरह की एक्सपर्टीज, उस तरह का अवेलेबिलिटी अब भारत में शुरू हुआ है। सेमीकंडक्टर्स के मामले में आप देखेंगे सिंगापुर के साथ जो डील्स हुए हैं उनको इसी तरह से करने की कोशिश की जा रही है, और ये बेहद अच्छी शुरुआत है। लेकिन जो नंबर्स यहाँ पर धीरज जी ने बहुत शानदार तरीके मेरे पास से समय रखा की है, कमी है, numbers मैं थोड़ा क्लोजिंग के नंबर सबसे ज्यादा मैटर करें। जाना चाहूंगी। डॉक्टर मेनन, मेनन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जीएसटी को लेकर जो एक बदलाव आया है वो कितना अच्छा है, वो हमारे सप्लाई डिमांड पर कितना फर्क लाएगा, क्या लगता है आपको? ये मैं यह कहूंगा कि मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अपनी बात ये यहाँ पर ये रखना चाहूंगा कि जीएसटी के रिफॉर्म्स लाए गए हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है।
तो उसके चलते जिस तरह की टैरिफ का जो घात हमारे एमएसएमईज को, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को होगा, तो उनको टैकल करने की उसमें बातचीत की गई है। उसके अलावा हम ये देखें कि ये बात मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कहीं पर कि मिस्टर सहाय हैं, वो हेड है फेडरल द इंडियन फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स के, तो उन्होंने भी ये बोला कि अभी भी कुछ ऐसे अंश हैं भारत के एक्सपोर्टर्स के जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, इसी पर हमें चर्चा करनी भी चाहिए। सर, कमी है त्यागी जी का स्टेटमेंट मैं लूंगी डॉक्टर धीरज जी से। डॉक्टर धीरज, एक स्टेटमेंट में मुझे समझाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप अपने रिश्ते तो रशिया के साथ खराब कर नहीं रहे हैं, अलास्का में समिट करते हैं, उसके कुछ रेपरकशंस निकलते नहीं हैं, लेकिन इंडिया के साथ वो लगातार बोल रहे हैं कि इंडिया जो है रशिया से तेल लेना बंद करे वरना टैरिफ जाएगा नहीं। कल उनका स्टेटमेंट आया, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, यानी रशिया के साथ उनके तो रिलेशंस अच्छे हैं, तो बाकी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के साथ वो क्यों नहीं रशिया के रिलेशंस अच्छे रहना देना चाहते हैं? इसी को निगोशिएशन बोलते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड निगोशिएशन। यू हैव टू वॉच योर बेस्ट इंटरेस्ट। आप कंपनी में स्टार्टअप, आई हैव ए स्टार्टअप, आप कंपनीज में अपने इंटरेस्ट देखते हैं, दूसरे के बाद में देखेंगे। वो देश को कंट्री के जैसे रन कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मैं फिर बताता हूं, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था, भारत इससे क्या कर सकता है। देखिए, अगर $1 बिलियन के भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो R&D और बेसिक जॉब्स तकरीबन टेंस ऑफ थाउजेंड्स क्रिएट होंगी। जो टॉप मैंने 5 कंट्रीज, आप एक लिस्ट निकालिए, टोटल 10 ट्रेडिंग कंट्रीज के साथ यूएस इज ओनली 46 बिलियन सरप्लस, रेस्ट इज ऑल डेफिसिट। चाइना, यूएई, सिंगापुर 20 बिलियन। त्यागी जी से मैं डॉक्टर धीरज, समय की कमी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट में डॉक्टर अतुल त्यागी जी आपसे लेना चाहूंगी। सर, आपको क्या लगता है ये जो बोल बदल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आने वाले क्वार्टर में जो टैरिफ लगाए गए हैं 25% एक्स्ट्रा अमेरिका की तरफ से, वो खत्म हो जाएंगे? कंचन जी, मैं कहूंगा कि भारत ने ये पहले ही महसूस कर लिया था कि यह एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कंट्री को एक विश्व स्तर के लीडर की तरह ना चलाकर एक बिजनेसमैन की तरह चला रहे थे। तो इसलिए भारत ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, परहेज किया और दृढ़ निश्चय और मस्तिष्क ऊंचा रखते हुए, हृदय साफ रखते हुए और भावनाओं से अलग होते हुए आप भारत ने समय की कमी है सर मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए, हमें बताए, हमें व्यूअर्स को बताए। ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी बदलता जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, उनको खुद नहीं पता होता है कि उनका अगला मूव क्या होगा। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही।